प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेसिकली दो वर्ड यहाँ पे दिए हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। और नॉर्मली हम जो यूनिट बोलते हैं वो है जेनेटिक्स। एक टर्म आपने सुना होगा हेरिडिटी। तो इन सब में क्या क्या चीजें हैं उन सब पे भी फोकस करेंगे। चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से डील करती है, जिसमें आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, है ना। अगर हम कहें कि व्हाट इज जेनेटिक्स, सो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with principles of inheritance and variation। पूरा लिख लीजिए। तो जिस ब्रांच में आप इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो एक तो ये चीज हो गई। अलग अलग देखते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे हम कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मान लीजिए मदर फादर से जो कैरेक्टर हमारी बॉडी में आए, तो जिस प्रोसेस से आए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, है ना। दिस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। कई सारी जगह बुक में ऑफ स्प्रिंग लिखा हुआ है, कई सारी जगह प्रोजेनी लिखा हुआ है, या नेक्स्ट जनरेशन। ये सब तो कॉमन से टर्म्स है। आई होप कि आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑफ स्प्रिंग्स मींस नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजेनी मींस नेक्स्ट जनरेशन, इस तरीके से। ये तो प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में मैकेनिज्म क्या है? मान लीजिए प्रोसेस तो ये भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर्स के ट्रांसफर्स की मैकेनिज्म है, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो मेंडल ने दिए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन वो नॉन मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो म्यूटेशंस को फॉलो करके ट्रांसफर होते हैं। तो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने की अलग अलग मैकेनिज्म है। इन मैकेनिज्म को जिस चीज में हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब है पूरा प्रोसेस जिससे हम कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हमारी कौन सी मैकेनिज्म है, जैसे हम पढ़ेंगे, कुछ मेंडल के अकॉर्डिंग है, कुछ मेंडल के अलावा लोगों ने दी है वो है, कुछ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। आपकी बुक में सुटर एंड बोवेरी का नाम दिया है। ह्यूगो ड्रीविज के हिसाब से म्यूटेशन के थ्रू भी कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू म्यूटेंट्स। तो अलग अलग मैकेनिज्म हमारे पास है। उन सबको किसमें स्टडी किया जाता है? हेरिडिटी में। हेरिडिटी का मतलब है हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड। ये आता है कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, आपने कभी पहले भी पढ़ा हो तो, नहीं तो अभी याद रखिएगा। लाइक बी गेट्स लाइक। लाइक बी गेट्स लाइक।
मतलब हम अपने जैसे बनाते हैं। ह्यूमन से ह्यूमन बनेगा, रैबिट से रैबिट बनेगा, पाइजम से पाइजम बनेगा, है ना, वीट से वीट बनेगा। ये तो लाइक बी गेट्स लाइक, ये हेरिडिटी का प्रिंसिपल कहलाता है कि जब कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा तो मैकेनिज्म कुछ भी हो, चाहे मेंडेलियन हो, नॉन मेंडेलियन हो, म्यूटेशनल हो, अलग क्रोमोसोमल हो, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन से ह्यूमन बनता है, मतलब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में ये काम होता है, तो इसको हम लाइक बी गेट्स लाइक बोलते हैं। फिर जब कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा तो ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट और प्रोजेनी एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस भी आएंगे। उन डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। कि पेरेंट्स और प्रोजेनी में कितना डिफरेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। मैं मदर फादर का प्रोडक्ट तो हूं, लेकिन सम डिफरेंसेस तो है ही ना। आने वाली जनरेशन में भी जो करेक्टर जाएंगे वो भी डिफरेंसेस होंगे, तो डिफरेंसेस वेरिएशंस में आते हैं। डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। 70% डिफरेंसेस हैं या 20% डिफरेंसेस हैं या 10% डिफरेंसेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्लोज फीचर्स होते हैं, है ना, बिल्कुल इवन फेस भी बहुत सारी केस में मदर से या फादर से मिलता जुलता सा है। कई बार नहीं भी मिलता, है ना, इसका कोई रीजन नहीं है कि क्यों मिलता है क्यों नहीं मिलता। जीन्स तो आएंगे ही मदर फादर से, ऑफ कोर्स उनका एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन एनवायरनमेंट होता है। अब कई बार एनवायरनमेंट सही हुआ तो एक्सप्रेस कर जाएंगे, कई बार नहीं भी। एक बार शुरू से रिपीट कर दो। ओके, तो ये रहा, मैंने अभी तक जितना आपको पढ़ाया वो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले बायोलॉजी की जिस ब्रांच में आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, दैट ब्रांच इज सिंपली कॉल्ड genetics. Genetics is the branch of biology that deals with the principle of inheritance and variations. फिर इन दोनों वर्ड को समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। तो इनहेरिटेंस का मतलब है वो प्रोसेस जिससे करेक्टर को ट्रांसफर किया जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जिस प्रोसेस से करेक्टर का ट्रांसफर किया जाएगा, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होने में मैकेनिज्म अलग अलग हो सकती हैं, आगे इस चैप्टर में आप अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस पढ़ोगे। तो दोज मैकेनिज्म कम्स अंडर हेरिडिटी, है ना। पहले हेरिडिटी था, बाद में इनहेरिटेंस कर दिया गया, क्योंकि हेरिडिटी बहुत सारी मैकेनिज्म है और उन सबको एक सिंगल टर्म में लेके आना हो तो इनहेरिटेंस कहलाता। जब कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट और प्रोजेनी एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएंगे, उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस आएंगे। तो जो डिफरेंसेस आएंगे वो डिफरेंसेस वेरिएशंस में काउंट होते हैं। तो ये आपका डेफिनेशंस हो गई कि अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर में, बड़ा सा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ना। अब बात करते हैं, आपकी बुक में ग्रेगर्स और मेंडल से स्टार्ट किया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, उसमें कुछ वेरिएशन के भी पॉइंट दिए हुए हैं। एक दो चीजें जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़नी है इसमें, उनके चलते हैं। एक ऐसा भी टाइम था जब मेंडल से पहले भी लोग जेनेटिक्स के बारे में या करेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं इसके बारे में जानते थे। उन्हें बोलते हैं प्री मेंडेलियन एरा, मेंडल से पहले का जो था, पहले उस पे चलते हैं, प्री मेंडेलियन एरा। प्री मेंडेलियन एरा में, जैसे अगर हम इस सब की बिल्कुल हिस्ट्री की बात करें सिर्फ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फर्स्ट थ्योरी ऑन पेपर जो है, रिकॉर्डेड है, जिसका लिटरेचर हमारे पास है, जो पहली थ्योरी जिसमें ये कहा गया कि अच्छा जेनेटिक्स में या कैरेक्टर का ट्रांसफर इस तरीके से होता है, तो दैट थ्योरी इज मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे कभी कुछ पूछा नहीं गया। लेकिन अगर कहा जाए कि जेनेटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बेसिकली वो मॉइस्ट वेपर थ्योरी की फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड है। और ये थ्योरी दी थी पाइथागोरस, फिलोसफर थे। पहले टाइम पे तो साइंस थी ही नहीं ना, बेसिकली जो फिलोसफर थे वही चीजों को एक्सप्लेन करते थे। पाइथागोरस इन्होंने दी है।
समझाने के लिए बता देता हूँ। मॉइस्ट वेपर का मतलब है, पाइथागोरस का मानना था कि क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब है जब मेल फीमेल मिलेंगे, तो मेल फीमेल की बॉडी जब मिलती है ड्यूरिंग क्वाइटस, दोनों की बॉडी से कुछ वेपर लाइक सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिनके मिलने की वजह से एक नया इंडिविजुअल बनता है। इस थ्योरी में ये माना गया कि जब मेल और फीमेल की बॉडी इंटरेक्ट करेंगी, जब वो कॉपुलेट करेंगी, इन्होंने टर्म क्वाइटस यूज किया था, जब मेल और फीमेल की बॉडी क्वाइटस के टाइम पे आएंगी, तो दोनों की बॉडी से मॉइस्ट वेपर लाइक केमिकल्स निकलेंगे, जिनके मिलने की वजह से एक नया इंडिविजुअल बनेगा। आज आप कह सकते हो कि क्वाइटस के टाइम पे स्पर्म और एग मिलेंगे, स्पर्म सीमेन की फॉर्म में फीमेल की बॉडी में जाएगा और वहां पे एग रिलीज अगर हुआ तो दोनों मिलेंगे, तो एक नए इंडिविजुअल की बर्थ का फाउंडेशन होगा। तो पहले वो वेपर लाइक सब्सटेंस की फॉर्म में था, आज तो कर साइंस ने बहुत कुछ जान लिया। तो ये मॉइस्ट वेपर थ्योरी है जो सबसे पहली थ्योरी ऑन पेपर। फिर बहुत सारी थ्योरीज हैं, इलॉजिकल सी लगेंगी आजकल के हिसाब से, क्योंकि फिलोसफर थे और थ्योरी दे दी जेनेटिक्स को लेके, साइंस से कोई मतलब ही नहीं था, लेना देना ही नहीं। इन बहुत सारी थ्योरी में दो थ्योरीज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम सीधे सीधे उन पे चलते हैं, वो आपको याद रखनी है। वन इज कॉल्ड पैनजेनेसिस थ्योरी। ये डार्विन ने दी थी, और डार्विन के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बाय चार्ल्स डार्विन। डार्विन का मानना यह था कि एनिमल बॉडी की हर एक सेल के अंदर कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम जैसे आज जीन्स बोलते हैं ना, तो जीन का कलेक्शन क्या कहलाता है, जीनोम। हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम हमारे जीनोम का पार्ट। तो इनको क्रोमोसोम तो उस टाइम पे टर्म था नहीं जब डार्विन ने दी, जीन्स या डीएनए के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इन्होंने सिर्फ एक नाम दे दिया कि वो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। और ऐसे माइन्यूट पार्टिकल्स जब मेल और फीमेल के मिलते हैं, तो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और इन सब में जो थ्योरीज है वो ह्यूमन बॉडी को लेके कही गई है ना, एवरी सेल ऑफ एनिमल बॉडी लिख दे रहा हूं, इनके अंदर कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। इन माइन्यूट पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हो, दे आर कॉल्ड पैनजीन्स, या इनको जेम्यूल्स बोला जाता है। जेम्यूल्स आपने स्पॉन्जेस में भी पढ़े। मिक्सिंग ऑफ सच पैनजीन्स ऑफ मेल एंड फीमेल, जब दोनों मिलेंगे तो दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ये सिंपली पैनजेनेसिस की थ्योरी कहलाती है। याद रखना है आपको कि पैनजेनेसिस की थ्योरी डार्विन ने दी थी, पूछा इतना ही जाता है। तो और डार्विन के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी आप पढ़ते भी हैं, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में ही आ जाए। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पैनजेनेसिस, ऑल ऑफ दीज, तो आपको पता होना चाहिए कि पैनजेनेसिस भी डार्विन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इस पैनजेनेसिस की थ्योरी में एक गलती है, बता सकते हो? आजकल मान लीजिए, अगर मैं आज के टर्म्स में कहूँ तो माइन्यूट पार्टिकल्स या पैन जीन्स की जगह आप स्पर्म और एग की मिक्सिंग मान लीजिए। स्पर्म का 23 क्रोमोसोम और एग के 23 क्रोमोसोम मिलेंगे तो एक नया इंडिविजुअल यानी जाइगोट बन जाए। इसमें गलती क्या है? चार्ल्स डार्विन की पैनजेनेसिस की थ्योरी में एक मेजर ड्रॉबैक है, बता सकते हो? इसी पेज पे लिखा हुआ है, इतने से Sir, में। every cell of animal body. यस, एवरी सेल ऑफ एनिमल बॉडी, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्किन की सेल ले लोगे और इंडिविजुअल बन जाएगा। दो हेयर फॉलिकल ले लोगे, एक किडनी और एक नेफ्रॉन और एक हेपेटोसाइट ले लो और ये काम हो ओनली जाए, जर्म नहीं सेल हो। लेते हैं ना। ये यहाँ पे एवरी सेल ऑफ द एनिमल बॉडी की जगह जर्म सेल्स ऑफ द बॉडी होने चाहिए।
अगर यहाँ पे जर्म सेल्स कर दीजिए तो ये थ्योरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से वैलिड हो जाएगी। जर्म सेल्स यानी स्पर्म और एग, उनके अंदर पैन जीन्स को हम क्रोमोसोम मान लेते हैं, दोनों के मिलने से जाइगोट या इंडिविजुअल बन जाए। तो इस थ्योरी में ड्रॉबैक क्या है, मतलब ये समझने की चीजें हैं, इसीलिए मैंने लिख के आपको दिखाया। जरूरी नहीं है कि आप पूरी थ्योरी या स्टेटमेंट लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में पैन जीन्स के बारे में कुछ नहीं दिया। तो आप केवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक माइंड में लेके चलिए कि हाँ एवरी सेल नहीं होना चाहिए था, यहाँ जर्म सेल होना चाहिए। बस इतनी सी बात को किसी ने ठीक कर दिया और एक अगली थ्योरी आ गई जो प्री मेंडेलियन एरा में लास्ट थी। उसके बाद मेंडल का कॉन्सेप्ट आया और फिर हम मेंडल के बारे में तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, दिस इज थ्योरी ऑफ continuity of germ plasm. Theory of continuity of germ plasm. ये वीजमैन की है, ऑगस्ट वीजमैन, आप वीजमैन याद कर लीजिए। ये किसने दिया, ए वीजमैन, इनकी थ्योरी। इन्होंने कहा था कि जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर दो टाइप के प्लाज्मा होते हैं। एक सोमैटिक सेल्स का प्लाज्मा है, दैट इज कॉल्ड सोमैटोप्लाज्म, जो मॉर्टल होता है, जिसकी डेथ हो जाती है। एक जर्म सेल का प्लाज्मा होता है, दैट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म। स्पर्म और एग का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको आप सिंगल टर्म में जर्म प्लाज्म बोलते हैं। ये इमॉर्टल होता है, इसकी डेथ नहीं होती, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूड, है ना, ये कॉन्टिन्यूड है फॉर एवर, हमेशा, है ना। ये वो है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाएगा। भाई वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या जा रहा है, स्पर्म और एग ही तो जा रहा है। हालांकि उसमें भी स्पर्म का केवल न्यूक्लियस वाला पार्ट एक्रोसोम जाता है, एग का सारा साइटोप्लाज्म होता है और एग का न्यूक्लियस होता है जो जाइगोट की फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन में चला। पेरेंट्स की स्किन या पेरेंट की किडनी या लिवर या हार्ट, इन सब का तो कुछ नहीं हुआ, इन सब की तो डेथ हो जाती है, बॉडी को बर्न कर देते हैं या बरी कर देते हैं, जैसा भी जिस जगह होता है। तो यानी जो सोमैटिक सेल का प्लाज्मा है वो तो उसकी तो डेथ हो जाती है, मॉर्टल है। जो जर्म सेल का प्लाज्मा है वो इमॉर्टल होता है, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होता रहता है, इट रिमेन कंटिन्यू फॉरएवर। तो दैट्स व्हाई ये थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो ये दो थ्योरी क्या एक मिनट, पेपर पीछे जाना पड़ा था। पिछला पेपर, यस सर, इससे पिछला वाला। इससे पिछला ही है। अगर नीचे का देखना है, एक सेकंड। हो गया। यस सर, हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, जितनी भी प्री मेंडेलियन एरा की थ्योरीज थी ना, इन सब में खास बात ये है कि मिक्सिंग की बात कही गई है। मॉइस्ट वेपर में भी यही कहा गया कि मेल फीमेल की बॉडी में जो केमिकल्स हैं वेपर फॉर्म में वो मिलेंगे, मिक्स होंगे। पैनजेनेसिस में भी यही कहा गया कि मिक्सिंग होगी। यहाँ पे जर्म प्लाज्म में भी मेल और फीमेल मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो प्री मेंडेलियन एरा था ना, इसको आप ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हो। ब्लेंड करने का मतलब है मिक्स करना, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। कभी अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की बात की जाए तो उसमें आप प्री मेंडेलियन एरा का कॉन्सेप्ट भी लाते हैं। और ब्लेंड करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए आपने एक ब्लेंडर में, मिक्सर होता है, मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर्स होते हैं, उनके अंदर आपने क्या किया, धनिया पुदीना आम सब मिला दिया और मिक्स कर दिया। अब क्या चटनी बनने के बाद सारी चीजें अलग हो सकती हैं? नहीं, मतलब कैरेक्टर वंस ब्लेंड कांट बी सेपरेटेड अगेन। एक बार अगर किसी कैरेक्टर को आपने मिक्स कर दिया, अगर एक बार आपने जर्म क्लास को मिक्स कर दिया तो वो अलग नहीं हो सकता। ये इस थ्योरी में जितनी भी थ्योरी है, मैंने तो 3 लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 15 थ्योरी है वैलिड, जो आपकी बुक मतलब किसी हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है।
कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में किसने किसने क्या कहा। सब में कॉमन है कि मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होने के बाद उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, है ना। करेक्टर वंस ब्लेंड कांट बी सेपरेटेड अगेन। लेकिन अगर हम अपने मॉडर्न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा होता है क्या? हमारी बॉडी में तो ऐसा नहीं होता, हम तो करेक्टर अलग अलग कर लेते हैं। आपने मियोसिस पढ़ा हुआ 11th वाले सेक्शन में, तो उसमें याद करिए मियोसिस में क्या हुआ कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो दोनों अलग अलग हो गए मियोसिस 1 में, गैमीट्स बन गए, और गैमीट्स फ्यूज होने के बाद फिर से वो जाइगोट में आ गए। तो करेक्टर ब्लेंड तो नहीं हुए। मेंडल ने भी तो यही कहा था कि टॉल एंड डॉर्फ को मिक्स करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी पास पास आएंगे, और जब सेग्रीगेशन की बात आएगी तो कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। ऐसा थोड़ा ना है कि कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स कर दोगे और एक्स बन जाएगा। वो पास पास आएंगे और आने वाले किसी भी कंडीशन में, किसी भी फ्यूचर में अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ अलग अलग होने की बात नहीं कही गई, इसीलिए ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, और इसीलिए आगे इसको फॉलो भी नहीं किया गया। जैसे ब्लैक और व्हाइट को मिला दो तो क्या बन जाएगा? ग्रे। आप पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, आप ब्लैक और व्हाइट कलर को मिक्स कर दीजिए तो क्या बन गया? ग्रे। अब मैं आपसे कहूं कि ग्रे में से ब्लैक और व्हाइट अलग अलग कर दो, होगा? नहीं होगा, है ना। ऐसे ह्यूमन का स्किन कलर आपकी बुक में आगे दिया है कि अगर ब्लैक स्किन वाले की मैरिज, जिसे निग्रोज बोलते हैं, ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि कोई साउथ अफ्रीका में उसकी मैरिज किसी रशियन से हो जाए जो ऑलमोस्ट एल्बिनो है, कलरलेस होते हैं, तो आने वाले इंडिविजुअल कैसे बनेंगे? ग्रे बनेंगे एज पर जेनेटिक्स। अब क्या ऐसा हो सकता है कि उस ग्रे में से आपको ब्लैक और व्हाइट दोनों अलग अलग हो जाएं? जो ग्रे की पॉपुलेशन आएगी उसमें से ब्लैक और व्हाइट अलग अलग हो जाए? इन द नॉर्मल केसेस ऐसा नहीं होता, है ना। ग्रे हो गया, और मतलब हाइब्रिड्स तो बनते जाएंगे, थोड़ा कम काला थोड़ा ज्यादा गोरा, लेकिन बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल व्हाइट आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो ब्लेंडिंग थ्योरी में यही कहा गया था कि करेक्टर अगर आपने ब्लेंड कर दिए तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते, और आगे जाके इसकी यही ड्रॉबैक सबसे बड़ी बन गई, क्योंकि जब मैंडल आए तो मैंडल ने सबसे पहले यही बोला कि करेक्टर ब्लेंड नहीं होते, वो केवल एक साथ आते हैं और आने वाले फ्यूचर में अलग अलग हो जाते हैं, है ना। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी पास पास आए, और F2 जनरेशन में वो दोनों सेग्रीगेट हो गए एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इसीलिए मंडल को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था बहुत जल्दी, क्योंकि वो ऐसी बात कह रहे थे जो सदियों से चली आ रही है। मतलब 300 सालों से, 400 सालों से लोग मानते आ रहे हैं कि ब्लेंडिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी। अचानक से एक आदमी आके गए कि ब्लेंडिंग नहीं होती, और मैं तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो एक तो लोग ये कहते हैं कि इतने सालों से चली आ रही है, वो उससे अलग बात कर रहे हो, और दूसरा बायो की बात है, मैथमेटिक्स का को बीच में लेके आए। तो मेंडल के शुरू में फेल होने के रीजन जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में गिवन है, तो उसमें एक रीजन यही है कि उनके जो कंटेम्पोरर्स थे उन्होंने उनकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। बाद में कई साल बाद किया। फिलहाल हम प्री मेंडेलियन एरा को यही छोड़ते हैं। अब बात करते हैं वेरिएशन की, बिकॉज वेरिएशन पूरे चैप्टर में यही खत्म कर लेते हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं और क्या क्या है, फिर हम वापस मेंडल पे आएंगे। वेरिएशंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। इनहेरिटेंस आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। वेरिएशन को डिफाइन तो कर ही दिया, डिग्री बाय विच पेरेंट्स डिफर फ्रॉम प्रोजेनी, या प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। राइट स्टेटमेंट है, प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट कहलाते हैं सोमैटिक वेरिएशन। ये क्या करते हैं? दे इन्फ्लुएंस सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी में अदर देन गैमीट्स, गैमीट बनाने वाली सेल को छोड़ के, मींस स्पर्म मदर सेल और ओवम मदर सेल को छोड़ के जितनी भी सेल्स होती हैं, दे ऑल आर सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में जो वेरिएशन आते हैं वो सोमैटिक वेरिएशन कहलाते हैं। ये बर्थ के बाद अपीयर होंगे और डेथ के साथ चले जाएंगे। पहला पॉइंट, ये इन्फ्लुएंस सोमैटिक सेल्स को करते हैं। दे अपीयर आफ्टर बर्थ and disappear
विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, डेथ के साथ चले। क्यों आते हैं? ड्यू टू एनवायरमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट, ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स, कॉन्शियस एफर्ट हो सकते हैं, एक्सेट्रा। अब क्योंकि हम इन्हें एनवायरमेंट या यूज एंड डिसयूज के हिसाब से लेते हैं तो ये कहलाते हैं एक्वायर्ड, इन्हें एक्वायर किया जाता है। और ये बर्थ के बाद आए, डेथ के साथ चले गए, आगे ट्रांसफर नहीं हुए, तो ये नॉन इनहेरिटेबल भी कहलाते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड या नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन। अब फिर समझिए, से सोमैटिक सेल्स में होते हैं तो नाम सोमैटिक वेरिएशन हो गया। बर्थ के साथ आए, डेथ के साथ चले गए, कॉमन सी बात है। आए क्यों? ड्यू टू इन्वायरमेंट के हिसाब से आए, है ना, यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स के साथ है। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल आपको देता हूँ इस चीज में। मोस्ट ऑफ द केस में हम राइट हैंडेड होते हैं, आई थिंक सो कि जितने भी बच्चे होंगे ऑलमोस्ट सब राइट हैंडेड होंगे। अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो कोई भी बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, ये कैसे होगा? क्या इसका कोई जीन होता है कि ये वाला जीन होगा तो राइट हैंडेड होगा, या ये वाला जीन होगा तो लेफ्ट हैंडेड होगा? कभी सोचा है कि राइट हैंडेड होने या लेफ्ट हैंडेड होने का रीजन क्या है? बताओ, अब सोच के बताओ 2 मिनट में। हम्म? क्या आपने किसी थ्योरी में पढ़ा होगा कि कोई हैमर मैन है तो उसकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत स्ट्रांग होंगे, बट क्या बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का स्ट्रांग होना जो कैरेक्टर है वो उसके आने वाली जनरेशन में जाएगा? क्या पहलवान का बच्चा पहलवान बनेगा? No, sir. क्यों नहीं बनेगा? No, sir. क्योंकि ये सोमैटिक वेरिएशन है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का स्ट्रांग होना जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, ये तो हमने एक्सरसाइज से, बॉडी बिल्डिंग से बिल्डअप किया। हमने अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचा जिसकी वजह से उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ आ गई, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ। जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे बॉडी बनानी है और कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही जब बेबी बहुत छोटा होता है, जब वो चल फिर नहीं पाता, 5-6 महीने का मान लीजिए, साइंस ये कहती है, जेनेटिक्स ये कहती है कि जब बच्चा पहली बार अपने बॉडी वेट को रजिस्ट करता है ना, बेड से गिर गया, छोटे बच्चे होते हैं, करवट ली और नीचे गिर गए, तो नीचे गिरने में अगर वो पहली बार अपना दायां हाथ लगाते हैं, राइट हैंड सपोर्ट के लिए लगाते हैं कि बॉडी को रोक पाए, तो उनके माइंड में एक सिग्नल जाता है, इट्स ए कॉन्शियस एफर्ट, कि मैं अपने राइट हैंड पे अपने बॉडी को रोक सकता हूँ। और धीरे धीरे अगर आप, केवल 10-15 दिन का टाइम होता है, मतलब उसे 10-15 दिन चाहिए, 10-15 दिन में अगर वो 10-15 बार भी राइट हैंड को यूज करेगा ना, तो फिर वो राइट हैंडेड बन जाए। अगर वो अपने लेफ्ट हैंड को उस टाइम पे यूज करता तो वो लेफ्ट हैंडेड बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खाना खाएंगे तो सीधे हाथ से खाएंगे, लिखेंगे तो उल्टे हाथ से लिखेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये सिग्नल जा चुका है कि राइटिंग मेरी लेफ्ट हैंडेड होती है और बाकी सारे काम मैं राइट हैंड से करूंगा। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियस एफर्ट, है ना, कि हमारा माइंड किस चीज को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे जब ये करेक्टर डेवलप हुआ। तो ये सारे सोमैटिक वेरिएशन कहलाते हैं। किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है। तो ये क्यों? लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के लिए हमारा कॉन्शियस एफर्ट है कि मैं लो टेम्परेचर को बियर कर दूंगा, बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो ये लैमार की थ्योरी जो थी, आपने जो इवोल्यूशन में पढ़ी है, वो सोमैटिक वेरिएशन पे ही बेस्ड है। लैमार की थ्योरी का नाम क्या था, कोई बता सकता है? लैमार्क की थ्योरी का नाम क्या है? हम्म? Sir, ये use and disuse of organ.
यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन तो लेमार्क की थ्योरी का एक पॉस्टुलेट है, मतलब एक पॉइंट है, एक पैराग्राफ है। लेमार्क की थ्योरी में 7 पॉइंट्स हैं टोटल, उसमें से चौथे नंबर पे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उनकी थ्योरी का नाम क्या है? उनकी थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, है ना? ये लेमार्क ने ये कहा कि अगर नीड के हिसाब से हम किसी भी करेक्टर को एक्वायर करते हैं, तो एक जनरेशन में तो आ ही गया। मान लीजिए मेरी जरूरत के हिसाब से था, तो मैंने भाई हैमरमैन का काम किया, कुछ काम नहीं मिल रहा था, रोज हथौड़ा उठाऊंगा तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स स्ट्रांग हो ही जाएंगे। अगर ये करेक्टर इनहेरिट हो जाए तो आने वाली जनरेशन ऐसी बनेगी जिसमें जेनेटिकली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स स्ट्रांग होंगे। एक नया करेक्टर आ गया, एक नई स्पीशीज बन गई। लेमार्क ने यही तो कहा कि एक्वायर्ड करेक्टर का इनहेरिटेंस होना चाहिए। विशांत कह रहा है कि कोई टॉपिक बता दो, कौन सा चल रहा है? टॉपिक चल रहा है बेटा वेरिएशन, चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर ऐसे एनसीईआरटी के हिसाब से ढूंढोगे तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। आ जाएगा जहाँ पे एनसीईआरटी की हेडिंग मिल जाएगी, मैं आपको याद दिला दूंगा कि एनसीईआरटी में ये हेडिंग दी हुई है। इट्स वेरिएशन आप पढ़ोगे तो अलग अलग है। वेरिएशन को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है इवोल्यूशन में, और थोड़ा बहुत आप पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के बाद बेसिकली इवोल्यूशन है, लेकिन जूलॉजी में इवोल्यूशन आई होप कि आप पहले पढ़ चुके होंगे। सो दैट्स व्हाई ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। अदरवाइज पहले आपको ये वेरिएशन समझाए जाएंगे, इसके बाद इन्हीं वेरिएशन को आइडियल मान के लेमार्क ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। लेमार्क ने यही सब तो कहा था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क के हिसाब से तो यही था कि अगर हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो उनको अपोजिशन में लोग थे, उनमें एक एक्सपेरिमेंट ये भी था कि हैमरमैन की मसल्स स्ट्रांग होती है तो आने वाली जनरेशन की क्यों नहीं होती। इवन अगस्त वीजमैन का ये एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने रैट्स की टेल को 20 जनरेशन तक कट किया, तब भी 21st जनरेशन में टेल लेस रैट नहीं हुए। तो ये सब था, लेकिन स्नेक्स के 4 लिम्स और हाइंड लिम्स डिसअपियर हो गए, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, ये सब इनहेरिट हो गए करेक्टर। तो एक्वायर्ड करेक्टर तो सारे ही थे। नीचे ग्रास खत्म हो गई, जिराफ ने लिफ्ट करना शुरू किया, अपनी गर्दन को ऊपर उठा के ट्री की लीव्स को कंज्यूम करना शुरू किया। धीरे धीरे सर्वाइकल बोन्स की लेंथ बढ़ती चली गई, और फाइनली आज जो जिराफ है उनकी गर्दन लंबी है। ऐसे ही स्नेक्स ने बरोइंग हैबिट को एक्वायर किया, बिल बना के नीचे गया, हाथ पैर प्रॉब्लम कर रहे थे बिल में जाने के लिए, रेंगने के लिए। धीरे धीरे 4 लिम्स हैंड लिम्स का यूज नहीं किया, डिसयूज होता गया, मॉर्फोलॉजिकली वो ऑर्गन डिसअपियर हो गए। लेकिन अगर स्केलेटल सिस्टम देखोगे तो बोन्स अभी भी रुडिमेंट्री स्टेज में होती है। तो कहीं पे ये करेक्टर इनहेरिट हुआ और कहीं पे नहीं हुआ। अब वो कहाँ इनहेरिट होगा, कहाँ इनहेरिट नहीं होगा, इस पे डार्विन ने एक स्टार लगा दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये एक्वायर्ड करेक्टर नेचुरली सिलेक्टेड है तो इनहेरिट होगा, अगर नेचर इसको चूज नहीं कर रही तो ये इनहेरिट नहीं होगा। बस यहाँ से नेचुरल सिलेक्शन आ गया, डार्विन का कॉन्सेप्ट आ गया। डार्विन का कॉन्सेप्ट तो आज भी वैलिड है, लेमार्क का कॉन्सेप्ट इनवैलिड माना जाता है। लेकिन लेमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस थोड़ा सा होगा, थोड़ा नहीं होगा, कहीं पे हुआ कहीं पे नहीं हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। खैर, मतलब ये क्वेश्चन भी अपने आप में होगा कि लेमार्क की थ्योरी किस टाइप के वेरिएशन पे बेस्ड है, तो आपको यहां से आंसर मिलेगा, लेमार्क थ्योरी इज बेस्ड ऑन सोमैटिक वेरिएशन। अब आते हैं दूसरे टाइप के जो जर्मिनल वेरिएशन है, जो इनहेरिटेबल होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ये क्या करते हैं, दे इन्फ्लुएंस जर्म सेल्स, है ना। जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये फर्दर 2 टाइप के हैं। जो जर्मिनल वेरिएशन है वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं? क्या टेक्स्ट किया बेटा, मैं देख नहीं पाया। इट्स 7th चैप्टर, मैं अभी आई हूँ, शिवानी जैन ने लिखा था, नहीं 5th है। रिपीट करना है सर, साउंड ब्रेक हो रही है, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। ओके, सो अगर हम चैप्टर नंबर पे जाएंगे तो चैप्टर नंबर 5th है ये।
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एनसीईआरटी 12th। अब उसमें हेडिंग कोई अलग से वेरिएशन करके नहीं दी हुई है, वो मैं आपको अलग से करके पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में इन सबको डिस्कस किया गया। वेरिएशन क्या है? मींस डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कितने डिफरेंस आते हैं। अब वो डिफरेंस सोमैटिक सेल्स की वजह से है तो सोमैटिक वेरिएशन कहलाते हैं। जो इस वजह से आएंगे एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कॉन्शियस एफर्ट, लाइक दिस। इसीलिए ये एक्वायर्ड है, हम इन कैरेक्टर को अपनी बॉडी में चूज करेंगे, लेकिन हमने चूज किए इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। मैं बॉटनी की फैकल्टी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा भी बॉटनी पढ़ाएगा। बॉटनी पढ़ाना मेरा कॉन्शियस एफर्ट है, बॉटनी पढ़ाना एक्वायर्ड कैरेक्टर है, बॉटनी पढ़ाना इनहेरिटेड नहीं हो सकता। ऐसे ही बाकी कैरेक्टर के लिए आप सोच सकते हो। तो एक्वायर्ड या नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशंस आप इन्हीं को बोल सकते हो। एग्जाम में इस तरीके से आया कि डेमार्क, ये लैमार्क की जो थ्योरी है वो किस टाइप के वेरिएशन पे बेस्ड है, तो आंसर क्या आएगा? सोमैटिक वेरिएशन। दूसरे वेरिएशन जो होते हैं वो जर्मिनल या इनहेरिटेबल वेरिएशन कहलाते हैं। ऑब्वियस है कि इनहेरिट होंगे, क्योंकि ये जर्म सेल्स में स्पर्म और एग के थ्रू आने वाली जनरेशन यानी जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा वहां जाएंगे। तो अगर वहां जाएंगे तो भी ये दो टाइप के हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं इनके? आपको फर्स्ट टाइप जो है दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये जाता ही रहेगा अपने आप, फ्लक्चुएट करेगा बट जाएगा जरूर। फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस क्या? कॉन्टिन्यूअस और फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस, इनको आप बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्यों आते हैं? दे आर फॉर्म्ड या दे अपीयर ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। अब ऐसा तो है नहीं कि गैमीट्स बिना मियोसिस के बन जाएंगे, और ऐसा भी नहीं होता कि मियोसिस हुई है तो क्रॉसिंग ओवर पैकाइटीन पे ना हुआ हो, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब जो भी वेरिएशन आएंगे वो आने ही आने हैं, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कितने परसेंट में आएंगे वो वेरिएबल है, इसीलिए फ्लक्चुएटिंग है। कई बार क्रॉसिंग ओवर में जो सेगमेंट चेंज होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का वो ज्यादा हो सकता है, कई बार कम हो सकता है ना, क्योंकि पता नहीं होता कि क्रॉसिंग ओवर में जब एक्सचेंज होगा बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैकाइटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, 11th में पढ़ा होगा आपने। तो कितना स्ट्रेंथ, कितना सेगमेंट चेंज होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन चेंज जरूर होगा, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है। और अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ मियोसिस में तो मियोसिस से बनते हैं स्पर्म और एग, और फिर उनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट की फॉर्म में वो रिकॉम्बिनेंट जो है वो इनहेरिट तो होंगे लेकिन वो फ्लक्चुएट करेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस या फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन कहलाते हैं। ये मिलते हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज फाउंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो डार्विन की थ्योरी थी वो इस टाइप के वेरिएशन पे बेस्ड थी। डार्विन ने माना था कि जो वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो क्या है? क्रॉसिंग ओवर। अगर आपने मियोसिस का सिग्निफिकेंस 11th में ठीक से पढ़ा है तो उसमें लिखा होगा मियोसिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। और वो न्यू स्पीशीज किस थ्योरी के हिसाब से? एज पर डार्विनिज्म। डार्विन का मानना यह था कि जो नेचुरल सिलेक्शन होगा, जो वेरिएशन आएंगे वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ मियोसिस। वेरिएशन आ गए, वेरिएशन आने के बाद उन वेरिएशन का नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन के बाद वो इनहेरिट होंगे, और इनहेरिट होने के बाद एक नई स्पीशीज बन जाएगी, दैट विल बी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पेसिएशन कहलाएगा। तो डार्विन की पूरी थ्योरी की जो स्टार्टिंग है, जिस वेरिएशन से उन्होंने अपनी बात को शुरू किया, दोज वेरिएशन कम्स फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर। तो वो वेरिएशन कौन से कहलाते हैं? कॉन्टिन्यूअस या फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन होते हैं जो जर्म सेल्स। एक वेरिएशन का कॉज ये भी हो सकता है जो डिसकॉन्टिन्यूअस है, आया और हमेशा आता रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, बट आएगा जर्म सेल्स में। साउंड ब्रेक हो रही है?
क्योंकि मैं माइक्रोफोन के पास ही रहता। सो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की अगर बात करें, ये कहां से आते हैं? दे अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। आपने ह्यूगो ड्रीवीज की थ्योरी भी पढ़ा होगा। और म्यूटेशन आगे भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। म्यूटेशन लीथल होते हैं। आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था म्यूटेशन ब्रीडिंग में कि 10 लाख 1 मिलियन में से कोई 1 होगा जो सरवाइव करेगा। अगर मान लीजिए जर्म सेल्स में म्यूटेशन हो गया तो वेरिएशन तो आ जाएगा, लेकिन ऐसी जर्म सेल्स का फ्यूज होके अगर जाइगोट बना तो इंडिविजुअल तो बन जाएगा, बट दैट इंडिविजुअल इज नॉट फर्टाइल। वो आगे उस कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि नेचर कभी भी म्यूटेंट्स को सपोर्ट नहीं करती, स्पेशली ह्यूमन या एनिमल्स में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई म्यूटेंट्स बन भी गया, आगे भी आप ह्यूमन डिसऑर्डर पढ़ोगे, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ोगे, मान लीजिए डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है ना, लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। आप इन सारे सिंड्रोम्स में देखोगे तो इसमें किसी भी सिंड्रोम की पॉपुलेशन नहीं है, बिकॉज नेचर में जैसे कोई टर्नर फीमेल बनी तो स्टेराइल हो जाएगी, वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगी। जब वो रिप्रोड्यूस कर नहीं पाएगी तो वो करेक्टर आगे जाएगा ही नहीं। एक जनरेशन तो बेकार हुई, आने वाली कोई जनरेशन बेकार नहीं हो। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में भी यही है कि अगर वो आया तो मेल के अंदर आएगा और मेल स्टेराइल हो जाएगा, फिर वो आगे जाएगा ही नहीं, है ना। डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। तो जब भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं तो उस केस में स्टेराइल होना बहुत कॉमन सी बात है। और अगर इंडिविजुअल स्टेराइल हो गया देन ही और शी इज नॉट कैपेबल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, फिर एक करेक्टर आगे जाएगा ही नहीं। तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आएगा, लेकिन एक जनरेशन के लिए। इसलिए ह्यूगो ड्रीवीज की थ्योरी इस वेरिएशन पे। अब आप कोरिलेट कर सकते हो सारी चीजों को कि आप एवोल्यूशन में 3 थ्योरी पढ़ते हैं, लैमार्क की, डार्विन की, ह्यूगो ड्रीवीज की। लैमार्क की थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डार्विन की थ्योरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन, और ह्यूगो ड्रीवीज की थ्योरी का नाम है द म्यूटेशन थ्योरी। उनकी थ्योरी का टाइटल यही है। ये तीनों ही थ्योरीज 3 अलग अलग टाइप के वेरिएशन पे बेस्ड है। सोमैटिक वेरिएशन पे लैमार्किज्म है, कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन पे डार्विनिज्म है, और डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन पे ह्यूगो ड्रीवीज की म्यूटेशन। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये आते हैं कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट की किस वेरिएशन पे बेस्ड है, और इसका कुछ डेटा आप एवोल्यूशन में पढ़ते हो, कुछ डेटा हमने यहाँ डिस्कस। क्लियर? तो वेरिएशन में फिलहाल हमें इतना ही डिस्कस करना था कि वेरिएशंस क्या हैं और कैसे। अब इसके बाद आएगा प्री मेंडेलियन एरा। जैसे हमने पढ़ा अगस्त वीजमैन की थ्योरी आ गई, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जेरोप्लाज्म। इसके बाद डायरेक्टली हम जो है वो मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर को मैं अपने हिसाब से अगर अलग अलग हेडिंग्स में लेके जाऊं तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड क्लासिकल जेनेटिक्स। इसको आप मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हो। यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो मेंडल के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो बातें मेंडल ने कही थी उन कैरेक्टर्स के हिसाब से आप जेनेटिक्स पढ़ो। तो आपकी बुक में आई थिंक जो हेडिंग है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट हेडिंग क्या दी हुई है? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी की सर हेडिंग। बोलो बेटा। सर एक बार दोबारा से वेरिएशन के टाइप्स दिखा दीजिए बस पेपर पे। जस्ट ए मिनट में इस सेंटेंस को पूरा कर दो। ये था मेंडेलियन और क्लासिकल जेनेटिक्स। ये नई नई हेडिंग्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज ट्विस्ट करके आएंगे। अगर लैंग्वेज ट्विस्ट करके आएंगे तो कम से कम जेनेटिक्स में लैंग्वेज क्या यूज होती है वो आपके माइंड में रहे। अगर आता है कि कौन सा करेक्टर मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि कौन सा करेक्टर लॉस ऑफ मेंडल्स को फॉलो करता है। जो मेंडल ने लॉस ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं उनको कौन फॉलो। आपने कहा कि आपको वेरिएशन देखनी है, तो पहला था हमारा सोमैटिक वेरिएशन, फिर दूसरा था जर्मिनल वेरिएशन। और जर्मिनल वेरिएशन भी 2 टाइप का है, एक कॉन्टिन्यूअस या फ्लक्चुएटिंग और एक डिसकॉन्टिन्यूअस। ये मैंने टाइप्स में लिखा।
ओके सर। सर आपका माइक बंद हो गया। तो शायद प्रीसेटेड। ओके, अभिषेक कह रहा है कि सर क्लास है अभी 1:30 से आपकी दूसरी क्लास की है, तो यहाँ को इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। कल क्लास है, कल हम मेंडेलिज्म से स्टार्ट करेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है और चीजें जो आपकी बुक में दी हुई हैं, आपको सीधे सीधे हेडिंग्स दिखाई देंगी। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किसने दी थी? ये कोई थ्योरी नहीं है बेटा जिसको कोई पर्सन देगा, है ना। इट्स ए प्रोसेस, मतलब वेरिएशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये कोई सिंगल थ्योरी होती है, कोई हाइपोथेसिस होती है, कोई रूल या प्रिंसिपल होता है, तो उसको देने वाला कोई पर्सन होता है। किसी प्रोसेस को देने वाला कोई पर्सन नहीं है। अगर कहा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को किसने डिस्कवर किया, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए प्रोसेस, उसको डिस्कवर करने वाला कोई एक नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि सबसे पहले जो है वो पैनक्रियास की एनाटॉमी को किसने देखा, ये तो क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलो, कल मिलते हैं मॉर्निंग में मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ। Thank you, गुड sir. बाय टू ऑल ऑफ यू। Okay, sir.